Oh. अरे हमारे सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई बलदेव ग्रोवर जी, रानीवाल जी, जगदीश जी, विजय जी, सभी साथीगण, गुदारा साहब, सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज मुख्यतः क्योंकि आप सबने देखा है केंद्र की सरकार एनडीए का ये 11वां बजट पेश हुआ है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारा बजट कुछ दिन पहले आया और अभी भी बजट पे चर्चा चल रही है संसद के अंदर, दोनों सदनों के अंदर। और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से लगातार देश को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए सरकार की कोशिश है। और वो समय भी था जब 2020 में महामारी इस देश में आई, कोविड पेंडेमिक के नाम से, और बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा देश लगातार पिछले 3 वर्षों से 8% आर्थिक गति के साथ, जीडीपी की वृद्धि के साथ हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी का ये संकल्प है कि हम अपने इस तीसरे कार्यकाल में, तीसरा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उनके नेतृत्व में, इसको दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। महासंकट से तो निकाला ही देश को, और अब आगे और बढ़ाने का काम लगातार सरकार का है। 2013-14 में आप सब देख भी रहे हैं और पत्रकार साथी बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, तो इस बात को जानते हैं कि उस समय जो यूपीए का बजट हुआ करता था, मनमोहन सिंह जी की सरकार का आखिरी बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था। आज 3 गुना बढ़कर के 48 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारा केंद्र की सरकार का बजट है। उसमें जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए जो उसका आधार होता है देश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यूपीए की सरकार में वो 10 वर्षों में बढ़ करके जो हुआ वो 90,000 करोड़ हुआ 10 वर्षों में। और पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने उसको बढ़ा करके वो जो 90,000 करोड़ था, आज 11 लाख करोड़ रुपए हो गए। उनके समय में 90,000 से शुरू हुआ और सिर्फ 2 लाख तक पहुंचा 10 वर्षों में। और हमारा जो है वो पिछले 10 वर्षों में 5 गुना हुआ है। तो इसी से आपको पता चलता है ये जो रेल है, रोड है, बंदरगाहें हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये ऐसे ही नहीं आ रहे। ये सरकार की दूरगामी सोच, जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको लेकर के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आज उसी की वजह से ये देखने को मिलता है। और सरकार ने उसी दिशा में काम भी किया है। जो सरकार की नीयत है, सरकार का कमिटमेंट है, वो साफ है कि हमें देश सबसे पहले आगे रखना है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए हमें पूरे देश को मिलकर के जोड़ना है, तब ये देश आगे बढ़ेगा। और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग है, उस सेक्टर को बढ़ावा देने का काम किया है, एमएसएमई को बढ़ावा दिया, एफडीआई को, जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आती है
उसको सरल किया, लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए, PLI स्कीम वो अनाउंस करी। और रेलवे के बजट में पिछले अगर हम देखें, UPA की तुलना करें, तो हमारा रेलवे का जो बजट है वो 8 गुना बढ़ा है। जो हमारा हाईवेज का बजट है उसमें भी 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। जो कृषि का बजट है वो 4 गुना बढ़ा है। जो डिफेंस का बजट है वो 2 गुना बढ़ा है। और ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ साथ जो टैक्स में भी रिकॉर्ड कटौती वो सरकार ने करके देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाया है। गुड गवर्नेंस की बात करें, और उस समय 2014 में किस तरीके से अगर MSME है तो 1 करोड़ रुपए तक उसमें जो है प्रिजेंटिव टैक्स देना पड़ता था, जो आज इस सरकार ने बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया। कहीं ना कहीं 3 गुना उसमें भी देखने को मिला। जो कॉरपोरेट टैक्स है UPA के समय में 30% होता था, आज 400 करोड़ रुपए तक सिर्फ 25% टैक्स देना पड़ता है। इसी तरीके से जो बजट होता था वो दिखाने के लिए तो बहुत मोटा तगड़ा हेल्दी वैसा होता था, लेकिन उसकी घोषणाएं जमीन पर नहीं उतरती थी पहले की। और आज मोदी जी के इन 10 वर्षों में हम सब ने देखा है कि घोषणाएं जमीन पर उतरती है और हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक संकल्प इस बजट में ये भी लिया गया है कि हम 100 बड़े जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप हैं वो देश में लगाने का काम करेंगे, 100 बड़े शहर। और जो वर्तमान में बड़े जो शहर हैं, औद्योगिक नगर हैं, हमारे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, उनका भी किस तरीके से और आधुनिकरण हो, वो और आगे कैसे बढ़े, उनको किस तरीके से हम जो पर्यावरण की ज़रूरतें हैं, क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोका जाए, जो पोल्यूशन है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उन सब के हिसाब से उनके अंदर भी बड़ा बदलाव वो किया जाएगा और अपग्रेडेशन उसमें होगा। और आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि हम एक बड़े ग्लोबल प्लेयर की आज भूमिका पूरी दुनिया के अंदर निभा रहे हैं। तभी 5 में से हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे। और वो समय भी होगा जब देश अपनी शताब्दी मनाएगा आज़ादी की, तो हम विकसित भारत के नागरिक होंगे। विश्व की प्रगति का जो आधार है आज वो कहीं ना कहीं भारत से निकलता है, भारत की नीतियों से, निवेश से, निर्णयों से, उसके नेतृत्व से। और इसीलिए जो है वो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली हमारी नीतियां हैं। फ्रेंडली चार्टर तैयार करने जो पीछे नीति आयोग की मीटिंग थी, जिसमें पूरे, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, जो संघीय ढांचा है, और राज्यों की भी भूमिका है, केंद्र की भी भूमिका है, तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को भी सबसे आग्रह भी किया और उनको पूरा सपोर्टिव आने वाले समय में आश्वासन भी दिया कि हम हर तरीके से, आप सब लोग पूरी मजबूती से नीतियों में स्पष्टता लेकर के आए, माहौल तैयार करें, कंपटीशन उसके अंदर हो, ताकि हम देश को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकें। और जो पूरा फोकस है वो तो आपने देखा है, युवाओं के ऊपर है, कृषि के ऊपर है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, रोजगार देने के ऊपर है। और जब देश आज़ाद हुआ तो आप सब जानते हैं कि एक गरीब हमारा देश था, लेकिन जब देश हमारे 100 साल मनाए आज़ादी के, तो आने वाली पीढ़ियां गर्व से जिए भी, आगे बढ़े भी, इस तरीके का माहौल बनाने की लगातार कोशिश है। और अ, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आपके सवालों में भी उसके जवाब आएंगे। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम इस सरकार ने वो किया है। और आगे मुद्रा योजना, तमाम दूसरी योजनाएं, 2 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल जो पैकेज है, PM पैकेज, वो सरकार ने घोषणा करी है, जिससे 4 करोड़ युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। और इसमें
आज देश में हम देख रहे हैं करीबन 1,40,000 स्टार्टअप्स आज हैं। और होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव किस तरीके से पूरा प्लान बने, ये सरकार की कोशिश है। मैं एक बार फिर तमाम साथियों को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बजट आया है, तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में जो आई है, उसका एक बार फिर आने वाले समय में इस देश को आगे बढ़ाने का, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसके साथ अ, सब लोग जुड़ कर के काम करें। ये हरियाणा भी तीसरी बार मजबूत सरकार लेकर के आए, ताकि मिल कर के एक सिनर्जी के साथ, एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़ सकें। और सिरसा भी उसमें आगे बढ़े, क्योंकि हर जिला, हर इलाका, हर शहर जब आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है और नेतृत्व का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर की आपने कहा कि तीसरी बार विधानसभा में, तो आपका भी इसमें रहेगा कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, या आपका भी इसमें रहेगा? आप तो विकसित भारत में बहुत छोटे उसमें आ गए हैं। नहीं, हमारा वैसे लोकल स्तर का सवाल रहेगा ना ये। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपका योगदान रहेगा हम सबका योगदान रहेगा तीसरी बार सरकार बनवाने में। हम पूरी पार्टी लगी हुई है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्रों पे, मंडलों पे, सब जगह पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अगले कुछ दिन के अंदर और सक्रियता हर तरीके से आपको पूरे संगठन की, नेतृत्व की, सबकी देखने को मिलेगी, चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश का। विधानसभा चुनाव में आपकी तैयारी है थी, आपकी अगर मौका है पार्टी? देखिए, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। जब मैं खुद टिकट बांटने वालों में था, मैंने तब भी हमेशा ये कहा कि भाई, व्यक्ति जब एक बार लड़ लेता तो दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। तो कोई चर्चा नहीं है, और लोगों को, जो साथी चुनाव लड़ेंगे, हमारी 90 की 90 सीटों पे पूरी उनको मदद रहेगी। और यहाँ भी खास तौर पे, क्योंकि पार्टी ने मौका भी दिया और पिछले 4 लोकसभा चुनाव मैंने लड़े हैं, तो हर तरीके से साथियों की मदद करें। और ये भाजपा 10 साल से शासन में है, लोग हर पक्ष देख चुके हैं भाजपा का, विकास भी, गलतियां भी। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे लोग वोट देंगे? अब आमतौर पे तो 5 साल बाद सरकार बदल दिया करते हैं लोग, अब 10 साल हो गए। देखिए, ये तो बहुत से लॉजिक चलते हैं। पहले एक एक बार होता था, फिर 2 2 बार हो गया, अब हमारी तीसरी बार बनेगी तो उसके भी लॉजिक बदल जाएंगे। ये तो काम अगर अच्छा करते हैं, और पूरी मुझे इस बार का जो चुनाव था वो तो आपने सबने देखा। यहाँ दोबारा उन विषयों के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। झूठ, अफवाह, षड्यंत्र, उस तरह की बातें चलती रही, और उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि लोग कुछ बहकावे में भी आ गए। आज लोगों को एहसास भी है उस बात का कि भाई, हमें अगर अपने प्रदेश की तरक्की सुनिश्चित करनी है, भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को रोकना है जिन्होंने पहले लूटने का काम किया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिर दोबारा भाजपा को लेकर के आए। और काम तो ज़्यादा तभी होते हैं, ये तो एक ट्रेंड ये भी है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की प्रदेश में बनती है। तो उस ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो मैं समझता हूँ कि एक लंबे नेहरू जी के बाद मोदी जी ने वो सारे ट्रेंड तोड़ते हुए तीसरी बार सरकार वहाँ पर बनाई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ भी एक नई शुरुआत होगी और तीसरी बार बनेगी। और केंद्र की सरकार के साथ, क्योंकि हमारा प्रदेश हरियाणा से लगता हुआ प्रदेश है, 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है, तो जितना डेवलपमेंट केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के संभव है हरियाणा का, हर तरीके से, हर दृष्टि से, वो मैं समझता हूँ कि वैसे पॉसिबल नहीं है। आज पंजाब की सरकार रोज कटोरा लेके खड़ी रहती है, दिल्ली वाले रोज रोते हैं दूसरे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि वो बड़े बड़े वायदे तो कर देते हैं। कर्नाटका इतना संपन्न राज्य है, वो भी कंगाली की राह पर ला करके जो है कांग्रेस के लोगों ने छोड़ दिया। हिमाचल का आप उदाहरण उठा करके देखिए। तो इसलिए मैं हरियाणा के सिरसा संसदीय क्षेत्र के, फतेहाबाद के सभी लोगों से फिर निवेदन करता हूं कि विकसित भारत के बारे में सोचिए। देश हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, और देश के बारे में सोचेंगे तो हम उन ताकतों से बच पाएंगे जो देश को गुमराह करके फिर सत्ता में बैठना चाहती हैं, जिनको लंबे समय तक, मैं कल विपक्ष के नेता जो संसद में है उनकी बात सुन रहा था,
वो कह रहे थे कि भाई 73% देश में जो है वो गरीब लोग हैं, तो 73% अगर देश में गरीब लोग हैं और उनकी बातें फिर वो कुछ कुछ बोल रहे थे, तो वो आज देन किसकी है? आज़ादी के बाद तो लंबा समय तो वही पार्टियां रही। तो आज क्योंकि बजट पे है हमारी विशेष ये आज चर्चा, तो इसलिए मैं चर्चा से मुद्दों को नहीं है वो करना चाहता। कभी और फिर उन मुद्दों के ऊपर लंबी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके ना इसी उत्तर से प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो तो विकास ज्यादा होता है, तो यहाँ से सांसद कांग्रेस का है, तो क्या सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विकास पर फर्क पड़ेगा इस बात में? देखिए, फर्क तो नियत होगी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नियत नहीं होगी तो पड़ेगा। पहले नियत कहाँ थी? आप उठा करके देख लीजिए, कई बार लोगों ने 6-7 बार मौका दिया, तो उस समय कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आए, क्या यहाँ पर लगा। हमें एक मौका दिया लोगों ने, हमने न्यूक्लियर प्लांट से लेकर के और ये छोटे छोटे हाईवे और तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक अलग बात है। लोग कई बार बहकावे में आ जाते हैं, इस बार मुद्दे अलग थे। और लेकिन अगर कोई चाहेगा कि इलाके की तरक्की हो और उसके लिए कोई रोड मैप उनके पास होगा, तो मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार बिना किसी भेदभाव के वो इलाके को आगे बढ़ाने का काम पहले भी किया, आगे भी करेगी। सिरसा में मुख्यमंत्री आ रहे हैं जी, कल क्या कार्यक्रम है सर? मुख्यमंत्री जी के कल 3-4 कार्यक्रम है। तो हमारा चिल्ला साहब गुरुद्वारा है, लंबे समय से वहाँ की मांग थी, कुछ जमीन जो साथ लगती हुई थी वो सरकार उनको दे। वो मेरे समय में शुरू हुई थी 2009-10 में, और हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे समय में आकर के मिली। वो पहली चिट्ठियाँ भी मैंने ही लिखी थी और बीच में चलता रहा मामला, लंबा समय हो गया, लेकिन वो दी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, हरियाणा सरकार का धन्यवाद है, सभी लोगों का। और कल उसका कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद बाबा मुमन शाह डेरे में कार्यक्रम है, और भी सामाजिक धार्मिक कई तरह के कार्यक्रम हैं। पूरा दिन कल सिरसा उनका स्वागत करेगा। पीछे यहाँ भी वो आकर के ही गए हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो लोग पार्टी के साथ मजबूती से आज भी लगे हुए हैं और लोगों को जोड़ने के माध्यम से। पिछली बार 2 ही सीट जिले में सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार 3 की 3 बलदेव जी अध्यक्ष हैं, इनके लीडरशिप में जीते हैं। ये भी हमारी सबकी कोशिश है और पूरी पार्लियामेंट में अच्छा रिजल्ट हो। ये हरियाणा फिर दोबारा तरक्की के रास्ते पर केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के तालमेल के साथ आगे बढ़े, ये प्रयास हम सबका हो। 25 जुलाई को मुख्यमंत्री जी आएंगे जी, तो चाय पीने के लिए किसी के घर चले गए, उसको लेकर थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आ रही है, मीटिंगें चल रही है, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आज तो बजट का मामला है और बाकी तो उनके प्रोग्राम है, वो खुद डिसाइड करते हैं। बड़े परिवार में कैसे करते हैं? कांग्रेस हिसाब मांग रही है। हाँ, कांग्रेस हिसाब मांग रही है तो जनता दे देगी हिसाब। उन्होंने क्या क्या किया बीजेपी से हिसाब, तो बीजेपी का हिसाब तो सब सार्वजनिक है, वो तो कहीं भी जा करके देख ले, उसमें क्या मांगना है। मैंने ये बताया अभी बजट का, इसीलिए तो बताया कि उनके टाइम में 16 लाख करोड़ था, अभी हमारा 48 लाख करोड़ रुपए है। रेलवे का बजट उनके समय में जो था उससे 8 गुना हमारा बढ़ा है, हाईवे का 8 गुना बढ़ा है, कृषि का 4 गुना बढ़ा है, डिफेंस का 2 गुना हुआ है। तो ये अब इसके बाद भी कौन सा हिसाब किताब। प्रदेश का देखोगे तो आज प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रदेश का भी जो उनके समय में बजट हुआ करता था, आज मैं समझता हूँ कि डबल ट्रिपल वो भी हो गया है। तो इसलिए हिसाब किताब तो मैं इतना ही कहूँगा कि गुमराह करना बंद करे विपक्ष, और जो देश की तरक्की है उसमें पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके देश की तरक्की में अपनी भूमिका भी वो सुनिश्चित करे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ने ना कुछ अच्छी घोषणाएं की है, जैसे कुछ सरपंच आंदोलन भी ठंडा पड़ रहा है, किसान आंदोलन भी ठंडा पड़ रहा है, तो क्या ये पहले उठा लेने चाहिए थे या वक्त ही था? देखिए, हर व्यक्ति, हर पार्टी अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि हम अच्छे से अच्छा करें। कोशिश पहले के जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनकी भी थी कि भाई हम पारदर्शिता लेकर के आए,
भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और तमाम चीज़ें। पर कई बार लोगों को लगता है कि भाई नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी वो रही। तो सारे विचार विमर्श करने के बाद अब सरपंचों को ताकत दी है, तो मैं तो सरपंचों को यही कहूँगा कि इस बार आपने विधानसभा में गुमराह नहीं होना है। अब फैसले अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे फैसलों के साथ अच्छे नेतृत्व को मजबूत करने का काम करें। लोकसभा चुनाव में ना आपने एक बात कही थी कि आप गलती करोगे और कांग्रेस को सांसद चुनोगे तो उन्हें ढूंढते रहोगे। मैं फिर ऐसी आप टिप्पणी बार बार करते हैं। हाँ, मैं तो आज भी हूँ, बीच में ही हूँ, और आज उनको तो ढूंढ ही रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, कई बार मैं पिछले 2-3 बार मैंने देख लिया ये चीज़ें चुनाव में कि लोग वोट दे देते हैं, थोड़े दिन में थोड़ा सा पश्चाताप सा भी होता है कि भाई ये क्या हो गया। हालांकि कई बार दूसरे बड़े मुद्दे होते हैं, वो कुछ लोगों का गुस्सा होता है, लेकिन मैं उनको ये भी कहता हूँ कि भाई कम से कम जिनको चुना है उनसे 2-4 साल काम तो लो। आप 1 महीने में ही उनसे छिक लेते हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। 2-4 साल उनके साथ समय बिताओ, खुश रहो, फिर उसके बाद वो करो। और अगर 1 महीने में ही वो था तो भाई इतनी जल्दी वो एहसास कैसे हो जाता? वो एहसास वोटों के समय पे क्यों नहीं होता? तो एहसास तो है लोगों को कि गलती हो गई। गलती हो। तो ये सभी साथियों का ना, सभी साथियों का एक क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा तो जवाब दे दो। हाँ, यहाँ लगातार इस बीजेपी कार्यालय में मीटिंगें हो रही हैं, ठाकुर भवानी सिंह को प्रदेश किसान प्रकोष्ठ से निकाला जाए। अब मुख्यमंत्री ने ठाकुर भवानी सिंह के घर चाय पी के कोई गलती की है? देखो ये सारे साथी बैठे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं? मैं संगठन की तरफ से परिवार की बात है, हाँ, परिवार में रह- मैं संगठन में तो कोई पदाधिकारी हूँ नहीं, लेकिन सबको लोगों को बड़ा दिल रखना चाहिए। हर तरफ से जो है पार्टी संगठन एक परिवार है, और सब लोगों का उसमें मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल होना चाहिए। ये जो कांग्रेस के कीटाणु हैं, जो खराब वाले हैं, उसका प्रवेश इधर निषेध लिख, दरवाजे पे एक लिख दो, कांग्रेस के कीटाणुओं का प्रवेश निषेध। इस सुनने में ये भी आया कि किसी और पार्टी लीडर की घर चाय थी पहले, उसको कैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं, पर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं। अगले और साथी है तो वो आ जाएंगे उसमें रमन कोई जी, बात। आपके लोकसभा चुनाव के दौरान 9 विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा फतेहाबाद विधानसभा के अंदर लगा था। उसकी भी कह रहे थे, चर्चा आ रही थी कि उसकी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी की जांच कहाँ तक पहुंची, बताएंगे थोड़ा? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं कि कहाँ क्या वो लगा। तो हम तो गरीब पार्टी के गरीब लोग हैं। खर्चा तो कांग्रेस वालों ने जो है काला धन जो छुपाया हुआ था वो निकाला है इसमें, इस चुनाव में। हमारे यहाँ तो बस अपना गाड़ियों में थोड़ा बहुत तेल डल गया, कुछ प्रचार प्रसार सामग्री छप गई, इतना ही है। साधारण सा चुनाव हम सब लोगों ने मिलकर लड़ा है। हमारे में यहाँ बीच एक बहुत ही शरीफ पत्रकार है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, योगेश एक क्वेश्चन पूछ यही पूछ रहा है कि पत्रकारों के लिए कोई आवाज उठाएंगे बजट में आप। ये इसका चरण बहुत बढ़िया चलता है जी, एएमपीएम है इसका। कोई नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए पत्रकारों के लिए, अभी बहुत कुछ दिया। मुख्यमंत्री ने तो एक कॉलम में 400 एप्लीकेशन भेज दिए। हाँ जी। अच्छा, किसी अवसर में मनोहर लाल जी